गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं नीतू चौधरी स्वागत करती हूँ आपका अपने परिवार स्वाध्याय श्री में। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, घर पर रहकर पढ़ाई कर रहे होंगे, अपने नोट्स कंप्लीट कर रहे होंगे। अभी आपके एग्ज़ाम भी होने हैं तो आपको अच्छे से अपने नोट्स कंप्लीट करने हैं ताकि आपको ये एग्ज़ाम के टाइम रिवीजन के लिए काम आ सके। ठीक है। और हमेशा मेरी एक बात याद रखना कि जब आप अगले वाला चैप्टर पढ़ते हो या अगली क्लास पढ़ते हो तो पिछले वाली क्लास को हमेशा रिवीजन करके रिवाइज करके ही आगे चलना है। जब आप पहला लेसन पढ़ते हो और फिर धीरे धीरे करके आगे लेसन पढ़ते हुए जाते हो, कोर्स कंप्लीट करते हो और पिछले वाले लेसन को साथ में पढ़ते हुए चलते हो, तो सोचो कि जब आप लास्ट वाला लेसन पढ़ोगे तो आपका पहले वाला लेसन कितना याद हो चुका होगा, कितनी अच्छी तरह से आपके माइंड में सेट हो चुका होगा। तो हमेशा पिछले वाले को साथ लेकर चलना है, हमेशा रिवीजन करते हुए चलना है। ठीक है। तो इसी के साथ आज की क्लास की शुरुआत करते हैं एक मोटिवेशनल कोट के साथ कि हौसलों के तरकस में कोशिश का वो तीर जिंदा रखना, हार जाओ जिंदगी में मगर जीतने की उम्मीद जिंदा रखना। बिल्कुल सही बात है, उम्मीद पर ही दुनिया कायम है। कहते हैं ना कि उम्मीद पर ही दुनिया कायम है। कुछ भी हो जाए एक जीतने की उम्मीद जरूर जिंदा रहनी चाहिए। एक अंदर अपने मन में एक हमेशा उम्मीद होनी चाहिए कि हम जो भी करेंगे वो अच्छा ही होगा। ठीक है। तो आप जैसा सोचते हो ना वैसा ही होता है। आप पॉजिटिव सोचोगे तो पॉजिटिव ही होगा, आप नेगेटिव सोचोगे तो नेगेटिव ही होगा। तो हमेशा पॉजिटिव सोचना है, अच्छा सोचना है तो अच्छा ही होगा। ठीक है। इसी के साथ आज की क्लास की शुरुआत करते हैं, जिसमें हमारा चैप्टर कौन सा चला हुआ है? हमारा चैप्टर चला हुआ है सेल यानी कोशिका। जैसे कि आपको यहाँ पे पिक्चर दिखाई दे रही होगी, ये कोशिका की। ठीक है। तो इसमें हमने क्या पढ़ा था? इसमें हमने पढ़ा था कि जो सेल होती है, जो कोशिका होती है, एक बार हल्का सा रिवीजन कर लेते हैं, वो हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है, सबसे बेसिक इकाई होती है। ठीक है। यानी कोशिका पर ही हमारा जीवन निर्भर करता है। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल बत्ते के बताया था कि जिस तरह से आप एक मकान बनाते हो या जो एक मशीन होती है वो अनेक पुर्जों से मिलकर बनती है, यानी बहुत सारे पुर्जे लगा लगा कर एक मशीन का निर्माण किया जाता है। ईंट से, बजरी से, सीमेंट से मिलकर एक घर का निर्माण किया जाता है। उसी प्रकार कोशिकाओं से, ऊतकों से, अंगों से मिलकर एक मानव शरीर का निर्माण होता है। तो जो कोशिका होती है, जैसे घर को बनाने के लिए एक ईंट सबसे पहली इकाई होती है जिससे नींव भरी जाती है, मकान की, घर की नींव भरी जाती है। ठीक उसी प्रकार जो कोशिका होती है वो हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है। उसी से टिश्यू बनते हैं, टिश्यू से अंग बनते हैं, अंग से बहुत सारे अंग मिलकर अंग तंत्र बनाते हैं और अंग तंत्र मिलकर हमारे शरीर का यानी मानव शरीर का निर्माण करते हैं। ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा था? कोशिका की डेफिनेशन पढ़ी थी। सबसे पहले कोशिका की खोज किसने की? सबसे बड़ी कोशिका, छोटी कोशिका, लंबी कोशिका, ये सारी चीज़ें हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। आप पिछली क्लास में देख लेंगे जाकर एक बार, फर्स्ट क्लास नंबर डला हुआ है 1 2 3 ऐसी तरह से। ठीक है। ये हमारी सेल की तीसरी क्लास है। ठीक है। तो इसमें हमने पढ़ा था कि कोशिका के 3 मुख्य भाग होते हैं: कोशिका कला, कोशिका द्रव्य और केंद्रक, यानी सेल मेम्ब्रेन या सेल वॉल, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। ठीक है। उसमें से हमने क्या पढ़ा था कि ये जो 4 दीवारी होती है, ये जो कोशिका के चारों तरफ 4 दीवारी होती है वो क्या कहलाती है? कोशिका कला कहलाती है। जो ये मुख्य भाग है कोशिका के अंदर, सबसे बड़ा और मुख्य भाग क्या है? केंद्रक है। उसे क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस बोलते हैं। और हमने क्या पढ़ा था? कोशिका द्रव्य पढ़ा था। ये जो चारों तरफ भरा रहता है, चिपचिपा पदार्थ, गाढ़ा पदार्थ, ये जो अंदर भरा हुआ है केंद्रक के चारों तरफ, ये क्या कहलाता है? साइटोप्लाज्म कहलाता है, यानी कोशिका द्रव्य कहलाता है। ठीक है। इसके बाद हमने पढ़ा कि जो कोशिका की संरचना होती है वो किस किस से मिलकर होती है। तो मैंने उसमें आपको नाम लिखाए थे: माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, राइबोसोम, सेंट्रोसोम। ठीक है। उसके बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी उसे हिंदी में क्या बोलते हैं? अंतर्द्रव्य जालिका, और राइबोसोम। ठीक है।
तो इसमें मैंने आपको पिछली क्लास में माइटोकॉन्ड्रिया करा दिया था कंप्लीट। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया की एक बार संरचना देख लेते हैं। कौन सा होता है माइटोकॉन्ड्रिया? ये है, देखिए ये जो संरचना है ये इस तरह की, ये आपको दिखाई दे रही होगी ना, ये है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? इसे ऊर्जा घर, कोशिका का ऊर्जा घर या पावर हाउस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोशिका का ऊर्जा घर या पावर हाउस बोलते हैं। यहाँ पे क्या बनती है? ऊर्जा बनती है। ठीक है, कितने एटीपी मिलकर ऊर्जा ग्लूकोज का निर्माण करते हैं? 38 एटीपी मिलकर। एटीपी किसमें बनते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक क्रेब्स चक्र चलता है। ठीक है, उसी में क्या बनते हैं? एटीपी बनते हैं। 38 एटीपी मिलकर ग्लूकोज का निर्माण करते हैं और ग्लूकोज से हमें क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। ऊर्जा कहाँ पे इकट्ठी होती है? ये क्या है? ये है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, यहाँ पे ऊर्जा, हमारे शरीर को यहाँ से ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे लाइसोसोम। मैंने क्या बताया था कि जो केंद्रक होता है वो कोशिका का मुख्य भाग होता है और सबसे बड़ा भाग होता है। उसके बाद दूसरे नंबर का जो बड़ा भाग होता है वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, अब इसके बाद पढ़ेंगे लाइसोसोम क्या होता है। ठीक है, तो एक बार लाइसोसोम की संरचना देख लेते हैं कैसी होती है पिक्चर। उसके बाद हम क्या करेंगे? लाइसोसोम को पढ़ना शुरू करेंगे। ये देखिए, ये है लाइसोसोम। ये जो इस तरह का बैग के आकार का है ना, कुछ बैग के आकार का, तो इसे क्या बोलते हैं? इसे लाइसोसोम बोलते हैं। ठीक है, अब इसके बारे में आप लोग अच्छे से नोट डाउन करते हुए चलेंगे। फटाफट से। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? दूसरे नंबर पे हम लिखेंगे, फर्स्ट क्या पढ़ा था हमने? फर्स्ट पढ़ा था हमने माइटोकॉन्ड्रिया। अभी हम पढ़ेंगे लाइसोसोम। फिर से लिखते हैं एक बार, यहाँ पे लिखते हैं, वहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा होगा आपको। लाइसोसोम। तो क्या होता है लाइसोसोम? सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे कि जो लाइसोसोम होता है उसे क्या कहते हैं? उसे सबसे पहले उसकी खोज लिखेंगे। उसे क्या कहते हैं ये बाद में लिखेंगे। जो लाइसोसोम है इसकी खोज किसने की थी? डी डुवे ने की थी। खोजकर्ता का नाम लिखेंगे, खोजकर्ता। खोजकर्ता कौन है? डी डुवे। किसने की थी इसकी खोज? डी डुवे ने की थी। ठीक है, दूसरा पॉइंट लिखेंगे, इसे आत्महत्या की थैली, आत्महत्या की थैली कहा जाता है, कहा जाता है। इसका कार्य क्या होता है? नेक्स्ट लिखेंगे, इसका कार्य कोशिका के अंदर, कोशिका के अंदर सफाई करना होता है। क्या होता है? सफाई करना होता है। ठीक है, लिखेंगे इसे फटाफट से। फिर मैं अगला पेज लेती हूँ। जो इसकी खोज की थी वो किसने की थी? वो की थी डी डुवे ने। इसे आत्महत्या की थैली या आत्मघाती थैली भी कहते हैं। ठीक है, इसकी संरचना कैसी होती है? बैग जैसी होती है। ठीक है,
और क्या लिखेंगे, ये कोशिका के अंदर सफाई का कार्य करता है और इसे क्या कहते हैं, कोशिका का एटम बम भी कहते हैं। इसे कोशिका का एटम बम भी कहते हैं। एटम बम भी कहते हैं। आप लोग फटाफट से मेरे साथ ही नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, कोशिका का एटम बम भी कहते हैं। ठीक है, इसका कार्य क्या होता है, कोशिका के बाहर, कोशिका जो होती है, सेल जो होती है, उसमें बाहर से आए एंजाइम को खत्म करना होता है। नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। नेक्स्ट लिखेंगे, इसका कार्य कोशिका में बाहर से आए एंजाइम्स को खत्म करना होता है। एंजाइम्स को खत्म करना होता है। ठीक है, तो इसका कार्य क्या होता है, जो हमारी सेल होती है, जो कोशिका होती है, उसमें जो बाहर से एंजाइम्स आते हैं उन्हें ख़त्म करने का इसका कार्य होता है। ठीक है, और क्या करते हैं, जो कभी कभी, अब मैंने आपको लिखवा दिया कि जो वो होता है लाइसोसोम होता है, वो क्या होता है। अभी मैं आपको एक बार अच्छे से डिफाइन कर देती हूँ कि इसे आत्महत्या की थैली क्यों कहा जाता है। तो जैसा अभी मैंने आपको बताया कि इसे क्या बोलते हैं, इसमें एक पॉइंट और लिख लेंगे, ये मरी हुई कोशिकाओं का भक्षण करता है, यानी सफाई का कार्य करता है। अब एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए कि अगर आपका घर है, मान लीजिए, तो आप घर में क्या करेंगे, अगर घर में कूड़ा इकट्ठा हो जाता है तो आप उसे सफाई करने के लिए क्या करेंगे, या तो उसे जला देंगे या उसे उठाकर बाहर फेंक देंगे। ठीक है, तो सफाई करने के लिए आपके घर में कोई ना कोई स्पेशल होता है ना, कोई झाड़ू है, झाड़ू से सफाई करेंगे, पोछे से करेंगे, कूड़ा उठाने के लिए होगा। ठीक है, तो उन सारे उपकरणों का यूज करके आप क्या करते हैं, अपने घर की सफाई करते हैं। जो लाइसोसोम है वो कैसे सफाई करता है कोशिका की, ध्यान से सुनेंगे। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली या सुसाइड बैग क्यों कहते हैं, आत्मघाती थैली भी बोलते हैं। तो ध्यान से सुनेंगे कि जैसे मैंने बताया कि जो कोशिका के अंदर ये क्या करते हैं, जो कोशिका के अंदर एंजाइम्स आते हैं, जो लाइसोसोम है वो कोशिका के अंदर जो बाहर से एंजाइम आते हैं उन्हें खत्म करने का कार्य किसका होता है, लाइसोसोम का होता है। ठीक है, मान ली जब जो एंजाइम कोशिका के अंदर आते हैं वो किस में भरते रहते हैं, उस बैग में। जो लाइसोसोम की संरचना कैसी होती है, बैग जैसी होती है, तो उसमें वो भर जाते हैं। ठीक है, जब वो बहुत ज़्यादा भर जाते हैं तो कभी कभी क्या होता है कि वो बैग फट जाता है। ठीक है, जब उसमें एंजाइम्स बहुत ज़्यादा भर जाते हैं तो बैग क्या होता है, कभी कभी फट जाता है। और जब बैग फट जाता है तो जो लाइसोसोम है वो क्या करेगा, जो एंजाइम्स है उन्हें भक्षण करने का कार्य करेगा, खत्म खाने का कार्य करेगा। तो वो क्या करता है
कि वो एंजाइम्स के साथ अपनी सेल को भी खा जाता है, अपनी सेल का भी भक्षण कर लेता है। ठीक है, अगर आप लोग अपने शरीर का नुकसान करते हो, आत्महत्या करना अपने शरीर का नुकसान करना ही तो है। अगर कोई व्यक्ति आत्महत्या करता है तो वो क्या करता है, किसी का कुछ बिगाड़ता थोड़ा ही है, अपने शरीर को ही तो नष्ट करता है। तो इसलिए इसे आत्महत्या की थैली क्यों कहा जाता है कि ये जब एंजाइम्स को खाता है, एंजाइम्स का भक्षण, जब एंजाइम्स उसमें ज़्यादा भर जाते हैं बैग में और वो फट जाता है, तो ये क्या करता है, एंजाइम्स को खा जाता है, उसका भक्षण करता है, वहाँ की सफाई कर देता है। तो उसके साथ साथ ये अपनी सेल को भी, अपने उसके आसपास की जो कोशिकाएं होती है उन्हें भी खा जाता है, यानी अपना ही नुकसान करता है। ठीक है, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, इसे आत्महत्या की थैली कहा जाता है, यानी ये अपना ही नुकसान करता है, अपनी ही आसपास की सारी सेल को खा जाता है। ठीक है, और जैसे सफाई का कार्य क्या होता, किस तरह से करता है कि जैसे हमारे हाथ में चोट लग जाती है तो वहाँ की कोशिकाएं क्या होगी, डेड हो जाएगी, मर जाएगी कोशिकाएं। जब वो कोशिकाएं मर जाती है, सड़ जाती है, तो उन्हें सड़ाने का, उन्हें गलाने का कार्य कौन करता है, उन्हें सड़ाने का और गलाने का कार्य भी लाइसोसोम ही करता है। यानी वो सड़ जाती है, गल जाती है, तब ये उसको उनका भक्षण कर लेता है, वहाँ की सफाई कर देता है। इसीलिए कहा जाता है कि लाइसोसोम का कार्य कोशिका की सफाई करना है। ठीक है, तो आपको लाइसोसोम अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसकी खोज किसने की थी, डी डुवे ने की थी। इसे आत्महत्या की थैली क्यों कहते हैं, क्योंकि ये एंजाइम्स के साथ अपनी ही सेल को भी खा जाता है, अपनी ही सेल का भी भक्षण करता है, यानी अपना ही नुकसान करता है, इसलिए इसे आत्महत्या की थैली कहा जाता है। ठीक है, फटाफट से इसे नोट डाउन करेंगे। इसके बाद देखेंगे लाइसोसोम के बाद हम देखेंगे गाल्जी बॉडी यानी गाल्जी उपकरण। नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। ठीक है, अभी तीसरे नंबर पे देखेंगे गाल्जी बॉडी, गाल्जी बॉडी। या गाल्जी काय भी बोलते हैं, गाल्जी काय भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है गाल्जी बॉडी या गाल्जी काय क्या होता है, फटाफट से इसके बारे में भी नोट डाउन करना शुरू करेंगे। तो इसकी खोज किसने की थी, सबसे पहले लिखेंगे इसकी खोज की थी कैमिलो गाल्जी ने। किसने की थी, खोजकर्ता कौन थे, खोजकर्ता थे कैमिलो गाल्जी। तो इन्हीं के नाम पर इसका नाम क्या हुआ था, गाल्जी बॉडी हुआ था, गाल्जी उपकरण हुआ था। अब इसका कार्य क्या होता है, इसका कार्य होता है हमारे शरीर में परिवहन का कार्य। परिवहन का कार्य क्या होता है, परिवहन का मतलब क्या होता है, सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना, यही तो परिवहन कहलाता है। तो ये जो गाल्जी बॉडी है, इसका हमारे शरीर में परिवहन का कार्य क्या होता है कि ये हमारे शरीर में जहाँ पे ऊर्जा कम होती है वहाँ से ऊर्जा को उठाकर दूसरे स्थान पर, जहाँ पर कमी है वहाँ पर रख देता है, जहाँ पर प्रोटीन की कमी होती है वहाँ से दूसरी जगह से प्रोटीन को उठाकर उस स्थान पर रख देता है, शरीर के उस अंग में रख देता है। अब मान लीजिए जैसे मैं अभी बोल रही हूँ, मेरे हाथ काम कर रहे हैं, मेरी जीभ काम कर रही है, लेकिन क्या, जैसे अभी मेरी जीभ, मैं अच्छे से बोल पा रही हूँ, लेकिन अगर ऊर्जा का बैलेंस नहीं होगा हमारे शरीर में, पूरी अच्छी तरह से ऊर्जा समान रूप से पूरे शरीर में नहीं होगी, तो मेरी जीभ थक जाएगी और धीरे धीरे जीभ क्या करने, काम करना बंद कर देगी। ठीक है, फिर धीरे धीरे बोलूँगी, फिर बिल्कुल बंद हो जाएगा। तो क्या कभी ऐसा होता है कि आप बोलते बोलते थक जाते हो, या आपका पूरा शरीर तो अच्छे से काम कर रहा है लेकिन आपका हाथ काम नहीं कर रहा, आपकी गर्दन काम नहीं कर रही, ऐसा नहीं होता ना।
तो ये जो हमारे शरीर में ऊर्जा का बैलेंस बना रहता है, प्रोटीन का बैलेंस बना रहता है, वो किसकी वजह से बना रहता है? गाल्जी बॉडी की वजह से, यानी गाल्जी काय की वजह से बना रहता है। तो इसका मुख्य कार्य क्या होता है? ऊर्जा को एक स्थान से जहाँ पर ऊर्जा की कमी है वहाँ पर रख देना, यानी शरीर में बैलेंस बनाकर रखना, शरीर में ऊर्जा का और प्रोटीन का बैलेंस बनाकर रखना इसका मुख्य कार्य है। तो क्या लिखेंगे इसमें? इसका मुख्य कार्य, इसका मुख्य कार्य मानव शरीर में ऊर्जा और प्रोटीन का बैलेंस बनाना है, यानी हमारे शरीर में ये ऊर्जा और प्रोटीन को बैलेंस बनाकर रखता है कि जहाँ पर ऊर्जा की कमी हो रही है वहाँ पर ऊर्जा को ले जाकर रख देगा, जहाँ पर प्रोटीन की कमी होगी वहाँ पर प्रोटीन पहुँचा देगा। तो इसका मुख्य कार्य क्या है? परिवहन का कार्य है इसका। ये या गाल्जी बॉडी परिवहन का कार्य करता है, परिवहन का कार्य करता है। इसलिए इसे क्या कहते हैं? इसलिए इसे ट्रैफिक पुलिस भी कहा जाता है, इसलिए इसे ट्रैफिक पुलिस भी कहा जाता है, पुलिस भी कहा जाता है। ठीक है, तो जो गाल्जी बॉडी है उसका कार्य क्या होता है? उसका कार्य होता है हमारे शरीर में ऊर्जा को बैलेंस करना, प्रोटीन को बैलेंस करना। ठीक है, आप लोग इसे फटाफट से नोट डाउन कर लेंगे एक एक पॉइंट को। यानी ये क्या करता है? शरीर में जहाँ प्रोटीन की कमी होती है वहाँ प्रोटीन देने का काम करता है, जहाँ ऊर्जा की कमी होती है वहाँ ऊर्जा दे देता है। ये पूरे शरीर में बैलेंस बनाकर रखता है। ठीक है, फटाफट से इसे नोट डाउन करते हुए चलेंगे। इसके बाद आता है नेक्स्ट, लिखेंगे, नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। इसके बाद आता है सेंट्रोसोम। क्या आता है? सेंट्रोसोम। ये क्या है? इन सब से मिलकर कोशिका की और यानी सेल की संरचना हुई है, सेल बनी हुई है इन सब से मिलकर। ठीक है, एक बार दिखा देती हूँ आपको। ये देखिए, ये है सेंट्रोसोम। ये जो है ना, ये क्या है? ये सेंट्रोसोम है। ठीक है, अभी मैंने क्या पढ़ाया आपको? ये लाइसोसोम है। ये कोशिका के अंदर क्या है? लाइसोसोम है। ये सेंट्रोसोम है। इस तरह का जो आकार है ये यहाँ से यहाँ तक, ये क्या है? पूरा सेंट्रोसोम है। ठीक है, गाल्जी बॉडी क्या है? ये है गाल्जी बॉडी। ये जो पूरा है ये यहाँ से यहाँ तक ये जो बना हुआ है, देखिए रोड की तरह का बना हुआ है ना, जैसे रोड होती है टेढ़ी मेढ़ी, तो इसे क्या करते हैं? परिवहन का कार्य इसलिए कहते हैं, परिवहन का कार्य होता है इसका। ये हमारे शरीर में ऊर्जा को और प्रोटीन को बैलेंस बना के रखता है। ठीक है, ये क्या होता है? लाइसोसोम होता है। हमने लाइसोसोम पढ़ लिया, हमने माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ लिया, हमने गाल्जी पार्ट्स यानी गाल्जी बॉडी पढ़ लिया। अभी हम क्या पढ़ेंगे? सेंट्रोसोम पढ़ेंगे। ठीक है, अभी हम क्या पढ़ेंगे? सेंट्रोसोम।
सबसे पहले क्या लिखेंगे, सेंट्रोसोम की खोज किसने की थी, तो सेंट्रोसोम की खोज की थी बोबरी ने। ठीक है, खोजकर्ता का नाम लिखेंगे, यहाँ पे लिख लेते हैं खोजकर्ता। खोजकर्ता कौन है, बोबरी। दिखाई दे रहा है ना, हाँ ठीक है। तो इसकी खोज किसने की थी, सेंट्रोसोम की, सेंट्रोसोम की खोज की थी बोबरी ने। अब इसमें देखते हैं इसका कार्य क्या होता है सेंट्रोसोम का। इसका कार्य कोशिका विभाजन करना होता है। फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे, इसका कार्य कोशिका विभाजन, कोशिका विभाजन यानी सेल डिवीजन। क्या होता है, सेल डिवीजन। इसका कार्य क्या होता है, कोशिका विभाजन करना होता है। मैंने आपको बताया था कोशिका विभाजन क्या होता है, सेल डिवीजन क्या होता है, एक कोशिकाओं से दो कोशिकाओं का बनना, दो से चार कोशिकाओं का बनना, चार से आठ कोशिकाओं का बनना, ये क्या कहलाता है, कोशिका विभाजन यानी सेल डिवीजन कहलाता है। यानी एक कोशिका से टूटकर अनेक कोशिकाएं बनना, यानी उनका पुनर्निर्माण होना क्या कहलाता है, ये कहलाता है कोशिका विभाजन यानी सेल डिवीजन। ठीक है, इसका मुख्य कार्य क्या हो जाता है, सेल डिवीजन हो जाता है। सेंट्रोसोम सबसे ज्यादा कहाँ पे पाया जाता है, सेंट्रोसोम, दूसरा पॉइंट लिखेंगे, सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम सबसे ज्यादा लीवर में पाया जाता है, लीवर में पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे कि जो सेंट्रोसोम है वो कहाँ पे पाया जाता है, सबसे ज़्यादा लीवर में पाया जाता है। इसलिए अगर हमारे लीवर में चोट लग जाए या हमारा लीवर कट जाए, फट जाए, तो उसमें कोशिका विभाजन बहुत तेज़ी से होता है, बहुत जल्दी होता है, और वहाँ की जो चोट होती है वो बहुत जल्दी ठीक हो जाती है। और ये कहाँ पर नहीं होता, सेंट्रोसोम कहाँ पर नहीं होता, ये भी लिखेंगे, सेंट्रोसोम न्यूरॉन में नहीं पाया जाता, नहीं पाया जाता। या मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो हमारा ब्रेन होता है, हमारे ब्रेन का 90% भाग क्या होता है, न्यूरॉन होता है, और 10% भाग होता है, उसे बोलते हैं गिलियल सेल। ठीक है, जो गिलियल सेल होती है वहाँ पर सेंट्रोसोम पाया जाता है। ठीक है, सेंट्रोसोम पाया तो जाता है, लेकिन वहाँ पे जो कोशिका विभाजन होता है, जो सेल डिवीजन होता है, वो अनकंट्रोल होता है, अनियंत्रित होता है, यानी बहुत ज़्यादा होता है। और उसके बहुत ज़्यादा हो जाने से बहुत सारी कोशिकाएं वहाँ पे बन जाती है, उससे कैंसर होने का खतरा रहता है, कैंसर होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, तो इसलिए सेंट्रोसोम न्यूरॉन में नहीं पाया जाता, इसलिए यहाँ पे सेल डिवीजन नहीं हो पाता, इसलिए यहाँ कोशिका विभाजन नहीं होता, कोशिका विभाजन नहीं होता। इसीलिए आपको बोला जाता है कि आप लोग हेलमेट पहन के निकलिए, क्योंकि अगर आपके न्यूरॉन में चोट लग जाती है तो वहाँ पर सेल डिवीजन नहीं होगा, बचने के चांस नहीं रहते। लेकिन अगर आपके 10% जो भाग होता है ग्लियल सेल का, अगर वहाँ पे चोट लग जाती है, वहाँ पे सेंट्रोसोम होता है, कोशिका विभाजन होता है, लेकिन कोशिका विभाजन इतनी तेजी से होता है, अनकंट्रोल होता है कि वहाँ पे कैंसर होने के चांस रहते हैं, कैंसर होने का खतरा रहता है। ठीक है,
तो मैंने क्या बताया आपको कि जो ब्रेन होता है, हमारे ब्रेन में 90% भाग किसका, 90% क्या पाए जाते हैं, न्यूरॉन पाए जाते हैं, और 10% क्या पाई जाती है, ग्लियल सेल पाई जाती है। ग्लियल सेल में क्या होता है, सेंट्रोसोम होता है, और यही सेंट्रोसोम 10% वाले भाग को अनकंट्रोल विभाजन कर देता है, जिसमें क्या हो जाता है हमारे ब्रेन में, जिससे कैंसर हो जाता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। जैसे मैंने आपको बताया ही था, धीरे धीरे इसे कंप्लीट करते हुए चलेंगे। कल की क्लास में आगे